बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पसे पर्दा सच ऑफिशियल और निगहबान पाकिस्तान। मैं हूं आपका सोना मनमोना खानदा खडोना मुनीर शाह। आज एक वजाहत करनी है जी, एक एडवोकेट जो मैंने क्लिप बनाया था ना, हाफिज साहब ने जो माफ़ किया था, उसके ऊपर मुझे बैरिस्टर उमर फारूक साहब ने रब्ता किया था। तो मेरी आहो आहो, तो उन्होंने उसकी वजाहत भी करनी। उससे पहले ये मैंने आपको एक दिखाना है, ये औकात है जी जो पाकिस्तान में प्रोटोकॉल पे फिरते थे। ये देखो जी, ये दुबई में लैटरीन के पास इसके सामने मोहसिन नकवी खड़ा है, जो चीफ मिनिस्टर जिसने रात के अंधेरे में ले लिया। उसके अलावा एक और है आपकी तफरी और तबाह के लिए, एक इंडियन फिल्म थी हनीमून, नासिर चिन्योटी पे बीच में भी घर में बैठ के देखने वाली। उनको पूरी फैमिली को पता ही नहीं होता हनीमून क्या चीज़ है, तो वो हनीमून मनाने इंग्लैंड चली जाती है। अच्छी फिल्में अभी भी बनती हैं। वो ये जो हीरो है ना, वो कनाडा से किसी को घेर के लाया हुआ, फिर भी फिल्में बनाता है। 40-50 लाख की फिल्म बनाता है, 3 करोड़ रुपये इंडिया के जेब में डालता है, पूरी दुनिया का प्रीमियम लेता है। उसका ये आपकी तफरी और तबाह के लिए। बैरिस्टर साहब माफ़ी दे देना, मेरी आदत से मजबूर मैं बीच में टल्ली बजानी होती, कोई और तुनना होता है। ये आपके लिए। सत श्री अकाल जी। लंदन की मत चल जहाज ते मैं काम पूछे हनीमून ਤੇ ਚੱਲੇ ਜੀ 13 जने ਕੱਲਿਆਂ ਚ ਕੀ ਸਵਾਦ ਆਣਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹਨੀਮੂਨ ਤੇ आहो ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਲਿਖਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਮਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਘਰ ਵਾਲਾ ਮਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਨਾਲ ਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਰੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਨਾਉਂ। ਭਾਈ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਜੀ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਫਰਮਾ ਭੇਜਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਹਨੀਮੂਨ ਵਾਸਤੇ ਲੰਡਨ ਚੱਲੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਮਹੀਨੇ ਦਾ? ਰੋਜ਼ ਦਾ 150 ਨਹੀਂ ਛੱਡੀਦਾ ਜੀ। कितो पंजाब तो आओ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਭੋਗਤੇ ਨਾ ਹਨੀਮੂਨ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਮਿਲੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਦਾ ਮਰਿਆ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਆਈਏ ਹੈਗੇ 13-14 ਜਣੇ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀਆ ਜਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਕਰੰਟ ਲੱਗ ਗਿਆ ਆਏਗਾ ਨਾ, ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਔਖਾ ਬੇਬੇ, ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜੇ ਉਹਦਾ ਹੌਸਲਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆ ਜਾ ਕਰੂ। ਚਲੋ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇ। ये बेचारी फैमिली माई होती है, उसको पता नहीं होता कि हनीमून क्या चीज़ होती है। इंग्लिश का लफ्ज़ जो है, तो वो भी वो कह रही है हनीमून, ये कोई टूर शोर सैर सूर को हनीमून समझती। अच्छी फिल्म है ये, मैं इसकी पब्लिसिटी नहीं कर रहा, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि बिल्कुल ज़िया-उल हक ने तबाह बर्बाद कर दिया था हमारा सिनेमा सर्कट। तो वहाँ उसकी जगह जहाँ ये फिल्म है, और पेशावर में भी, यहाँ पेशावर में भी बलौर फैमिली उस वक्त भी बिली फिल्में चलवाती थी। मूनलाइट सनवे लाहौर में तो चलती थी, कराची में भी चलती थी गैलेक्सी सनवे में, और इंडिया की फिल्में वहाँ से हम देखने जाते थे। तरशूल हो गई, सिलसिला, ये हमने पेशावर में देखी हुई है। ज़िया-उल हक का दौर था जोबन पे, 82-83 की बात है। अब आप बात करते हैं जी हम, और रिटायर लेफ्टिनेंट जनरल को जो सज़ा दी थी बैरिस्टर साहब के बकौल, वो बाजवा साहब ने ज़िदबाजी में दी थी, पैसे मांग रहे थे। एक तो ये बात है। दूसरा, मैंने कहा था कि 1 मिलियन डॉलर उसका अमेरिका में चला गया। बैरिस्टर साहब कहते हैं डॉलर गया नहीं, उसने अकाउंट दिया था कि इसमें डाल दो। हमने कोशिश की किस तरह जान छूट जाए इससे, खंजीर से, तो हमारे से पैसे नहीं हो सके थे। हमने उसको अकाउंट मेरे पास है, वो सुप्रीम कोर्ट में लिखा हुआ है। मुझे कहता कि आपने गौर ना पढ़ना, आप गौर से पढ़ें, तमीज़ से बोल रहा था। उसमें लिखा था कि इसने ऑफ़र की थी कि आपकी जान छोड़ देता हूँ, 1 मिलियन डॉलर मेरे अकाउंट में दे दो। इसके बाद वो कह रहे हैं हमने सुप्रीम कोर्ट में कर दिया, सुप्रीम कोर्ट जब डिसीजन दे देगी फिर मैं आर्टिकल 6 बाजवे के ऊपर लगाऊंगा कि ये किस तरह कर रहा था। इसी तरह मेजर सैफुल्लाह बाबर, फ़रतुल्लाह बाबर का कज़न था, वो जनरल रिटायर हुआ, बेनज़ीर का भी था, फलाना था, टमकाना, अच्छी पोस्टों पर रहा। तो ये उसको भी इन्होंने, वो रिटायर हो गया था 1979 में, 2020 में पकड़ा कि तू भी ये राज मुल्क के बेच रहा था, उससे भी दिहाड़ी लगाने के चक्कर में था।
वो अभी भी अंदर हैगा बकौल इनके। मैं उसके ऊपर अदरीस खटक एक जर्नलिस्ट था, उसको भी कहा जी आप रेगुलर इंडिया को दे रहे हैं वगैरह वगैरह। मैंने कहा ये इतना भी अंधेर नहीं हैगा बैरिस्टर साहब, कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो कर रहे होगा। कह रहे हमने कोर्ट में किया, अगर आप आओ तो उसके साथ कर ले। रिजवान को फांसी दे दी थी बकौल बैरिस्टर साहब के, वो भी गलत दी थी। मैंने कहा यार वो तो राज उसने बेचे थे, जो नया बन रहा था ईरान सीरिया और तुर्की के साथ प्रोजेक्ट वगैरह था वगैरह वगैरह। उन्होंने कहा नहीं जी इन्होंने किसी ने बेचे थे, इंडिया को भी मिसाइल के थे, ये पूरा गैंग था। उन्होंने मुझे कहा कि मैं अनऑफिशियल आपको बता रहा हूँ, कहीं कोर्ट ना करना, ये पूरा गैंग था एक। वो इंडिया को राज खुद बेचता था, जब इंडिया कर लेता था ये इन्होंने आपस में किया हुआ था जर्नलों ने कि देख लें कोई कोताही हुई तो वो उधर से फिर हम उसके बाद करेंगे। जितने भी अग्नि शग्नि ठगनी वो बनाए थे वो पाकिस्तान से बेचते थे ये खुद, और उसके अहमी तो नहीं बन जाते 6 साल में बिलियन ट्रिलियन। फिर ये हम करते थे जाके ना, ये गौरी वगैरह का करते थे। ये 10-15 या 5-10 या उन जर्नलों को और साइंसदानों को पता था ये बात, बकौल बैरिस्टर साहब के। वो डॉक्टर कदीर को भी पता था, और डॉक्टर मुबारक समरमंद जो कहता मैंने करवाया था ये भी पता था, और नवाज शरीफ को पता। बार बार जो धमकी देता है कि ये करते तो वो करते, हो सकता है यहाँ से लीक हुई हो खबर, ये मैं बता रहा हूँ। हो सकता जुंदाल ने उसको दे दियो कि आपके जर्नल तो हमें बेचते हैं, वो डराएंगे वगैरह वगैरह। तो मैं ये बैरिस्टर फारूक साहब ने कहा कि वो बिल्कुल इनोसेंट थे सारे के सारे, रिजवान भी, वो डॉक्टर जो था डॉक्टर वसीम भी, इन्होंने सिर्फ अपनी दिहाड़ी लगाने के लिए जिदबाजी में लेफ्टिनेंट जनरल, क्योंकि वो तो आर्मी का था, फिर उसको OBL क्यों दिया था इतनी इंपॉर्टेंट, और भी सीटों मेरा कोर कमांडर बावलपुर भी रहा, और DGM मिलिट्री ऑपरेशन भी रहा, और कितने कितने सीटों पे रहा। तो फिर ये क्यों लगाता रहा अगर बकौल बाजवे के इन्होंने 1979 से ये राज बेच रहे थे वगैरह वगैरह। बाकी रहे अमेरिका में, वो तो कितने ही हमारे भी बिके ताल्लुक वाले हमारे रिश्तेदार भी कि जाते जाते पाकिस्तान में तहफ़्फ़ुज़ ने सबसे पहले मुखबर को मारते हैं। तो मैंने इसी तरह बैरिस्टर साहब ने जो कहा था, मज़ा ही फिर होता है ना कि जो उसने कहा था तो वो ही दिया जाए जो मेरे अपने। मैं अभी भी इनसे डिसएग्री हूँ, लेकिन जो उन्होंने कहा उनका वर्जन भी मैंने आपको ये दे दिया है। तो मैंने कहा चलो ये बता दिया जाए, ये तो यहाँ पे बात मुक गई बैरिस्टर साहब वाले। फिर वो बात करेंगे जी आगे, ये जो थे जो चीफ मिनिस्टर साहब बने, मैं इनका CFO रहा हूँ हारस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री में, हारस स्टील मिल में, जहाँ पहली बारगेनिंग की थी 3.5 मिलियन की, सरफराज रफीकी रोड पे था। जिस कोठी में था वो हुमायूं अख्तर की थी। वो कोठी का किराया आमतौर पे 50, 60, 70 हज़ार था, लेकिन इन्होंने उससे तल्ख रखने की खातर वो कोठी 2.5 लाख किराए पे ली हुई थी। वो बहुत बड़ा हमेश खान पंजाब बैंक का जो चेयरमैन था वो लगवाया था। इस बदबख्त ने, जो चौधरी परवेज़ इलाही ने, इनको मारा ना जाए, जूते मार के निकालना चाहिए। अगर आप सरफराज ये जो इसके साथ मिला हुआ है, इसके साथ डील करेगा, तो मैं इमरान खान को वैसे ही पुन के रखूँगा जिस तरह नवाज शरीफ को रहा था। इमरान को वैसे तो कहता था मेरे इसकी रिपोर्ट आ गई, उसकी रिपोर्ट आ गई, घर दी तेरी रिपोर्ट नहीं आई कि गोल कलांदी पई, मेरा फिर और आ जाएगा। अगर परवेज़ इलाही के साथ इसने डील की तो फिर ये करेंगे। हमेश खान पंजाब बैंक को तबाह किया, ये अभी भी उस लतूरे के पीछे फिर रहा सराजुल हक के। क्यों उसको अपने साथ खजाने का वजीर हो, जिसको टके का नहीं पता, शायद इस्लाम को कुछ पता हो, उसको खैबर पख्तूनख्वा के फाइनेंस मिनिस्टर लगा दिया। उसकी बेजाने फाइनेंस के क्या था, मुल्क का सत्यानाश कर दिया। तू इमरान खान बीच में शामिल है क्या था अभी उसका, बताओ मुझे। इधर कमेंट्स में करना है आपने, चानी जी आपने बताना कि उस मौलवी को जो शरा शुरा जानता होगा कोई, उसको खैबर पख्तूनख्वा सूबे का फाइनेंस मिनिस्टर किसके कहने पे लगाया था? अफगानिस्तान के कहने पे या CIA के कहने पे? ना तुझे कुछ फाइनेंस का पता तो ना उसको कुछ पता था।
तैश में आ गया हूँ, ये साथ मिला हुआ है, जो हमारे साथ मुल्क के साथ खिलवाड़ करेगा हम उसको पहले तुनेंगे, टल्ली उसकी बजा के रखेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।